ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला হ্যাঁ होगा স্যার। आप लोगों को? হ্যাঁ হয়েছে। ओके सर, गुड आफ्टरनून अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइलिंग सीख रहे हैं सर। रिटर्न फाइलिंग में अभी प्रोविजंस पे डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर मॉडल पे डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल बहुत सारा बात कर लिया, क्वेश्चंस भी डिस्कशंस कर लिया कि एग्जाम में रिटर्न फाइलिंग चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि सेलिब्रेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेलिब्रेटेड टॉपिक है बिकॉज रिटर्न फाइलिंग को लेके मार्केट में स्पेशली सीए वर्ल्ड, सीए में वर्ल्ड, सीएस वर्ल्ड, ये एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा ना सर, मैंडेटरी भी है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो ऑलरेडी मैंने कल बताया था, देयर आर सर्टेन पर्सन जिनके लिए 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना है, देयर आर सर्टेन पर्सन जिनके लिए 31 अक्टूबर के अंदर रिटर्न फाइल करना है, कुछ लोगों के लिए 30 नवंबर का भी केस एक बनता है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अ, मैं आप लोगों के लिए एक रिटर्न फाइलिंग का एक प्रैक्टिकल भी रखूंगा सर, ठीक है, कि आखिर रिटर्न फाइल करना का जो ओवरऑल पैटर्न होता है एकदम इनकम टैक्स के साइट में जाके कैसे करना है, उसका भी एक मैं आपको सिस्टम एक दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे देखो, बहुत सारा अलग अलग फॉर्म होता है, सब फॉर्म भरना सीखना तो बहुत समय लग जाएगा, बट एटलीस्ट रिटर्न फाइलिंग होता कैसे है ये डिपेंड करता है, आपको अलग अलग इनकम कैलकुलेशन करना आना चाहिए, जो हम लोग इस पूरा इनकम टैक्स में सीखते जा रहे हैं सर। और रिटर्न फाइलिंग का कुछ डेमो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि रिटर्न फाइलिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल। अच्छा, वो मेन बात नहीं है सर, एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है अभी, वो तो प्रैक्टिकल चीज है, जब आप लोग काम करोगे तब आपको फॉर्म भरना होता है, और इनकम टैक्स अगर कुछ है तो बैंक में जमा करना होता है, बैंक के थ्रू से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और आपका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसको गवर्नमेंट के पास जमा करना चाहिए, बैंगलोर ऑफिस में जाएगा, ऑनलाइन में हो जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होता है, बट ये एक सिस्टम है। चाहे आप ITR 1 में हो, ITR 2 में हो, ITR 3, ITR 4, जो भी ITR 6, 7, तो कहने का मतलब ऐसा है कि ITR फॉर्म भरना, उसको सबमिट करना, ये अपने आप में एक एरिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं ये बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उसके बारे में मेन फोकस कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आपको मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि आप हो सके तो इनकम टैक्स के साइट में जाके थोड़ा गो थ्रू करिए, सर्फिंग करिए। मैं ऑलरेडी आपको हर क्लास में दिखाता रहता हूँ, जो आप क्लास में पढ़ते हो वही यहाँ पर करना होता है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। उल्टा अगर आप क्लास में प्रॉपरली पढ़ाई किए हो ना सर, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, इनकम टैक्स पोर्टल को हैंडल करना बहुत इजी लगेगा। मतलब आप इतना समझो कि चुटकी का खेल हो जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। तो फिर अभी क्या करना है सर? अभी मैं आपको रिटर्न फाइलिंग के अंदर कल मैं जो पॉइंट में डिस्कस किया था वो सब पॉइंट को थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा और कुछ न्यू पॉइंट और न्यू डिस्कशंस करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कल भी बताया था मैं, फिर आज बता रहा हूँ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है इसके बारे में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 वीवीआईपी सेक्शन है सर, वीवीआईपी सेक्शन, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 139 सबसेक्शन 1 में कहा है, ठीक है। 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस बिलेटेड रिटर्न, 139 सबसेक्शन 4 interest and fee for default in financing return of income, I already discussed 234A। और आपका है, अगर आप फी जो भरते हो, इंटरेस्ट 234A में बोला गया है, और फी जो है वो 234F में बोला गया है। सर ये सब तो कल पढ़े हैं, ये सर कल पढ़े हैं, तो फिर आज क्या कर रहे हैं? फिर से क्यों बता रहे हो, क्यों समय नष्ट कर रहे हो सर? सर बात समय नष्ट नहीं होता है, जिंदगी में कोई भी चीज बेकार नहीं जाता, हर चीज के पीछे कारण होता है सर। पैन, आधार, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
पैन अपलोड करने के बारे में बताते हैं। पैन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है ना सर। तो कल मैं दिखा आपको कि पैन क्या कितना जरूरी है। एक क्वेश्चन किया था कि जिसमें आप लोगों ने ये देखा था कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन करने से, किस मोड पे ट्रांजैक्शन करने से पैन का जरूरत होता है और पैन का जरूरत नहीं होता है। तो मैं आज थोड़ा आपको पैन रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर दूँ। आधार पोर्टिंग के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है ये भी बताऊंगा। अगर आप आधार का इंटीमेशन नहीं करते हो तो सेक्शन 234 एज के तहत क्या फी लगता है उसके बारे में बताना है। सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, टीआरपीस का क्या रोल प्ले है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में। आप में से कोई भी या फिर कोई भी फ्रेंड्स आप लोगों का है वो भी टीआरपी बन सकता है। टीआरपी बनने का तरीका क्या है, 139B में बोला है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सीए के अलावा कोई और भी, या फिर सीए में तो करते ही है, सीए के पास तो स्पेशल एरिया है ही, स्पेशल पावर तो है ही। और सीएस एंड सीएमए वाले भी या फिर कोई भी जो टीआरपी का रोल प्ले कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में हेल्प कर सकता है, इसका प्रोविजंस है। वेरीफाई ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 140 एंड सेल्फ असेसमेंट 140A एंड टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न 140B, ये सब चीजों में बात करना है। एक काम करते हैं, कल मैंने आपको जो जो बात किया था मैंने आई थिंक 139 सबसेक्शन 5 तक मैंने डिटेल्स में बात कर ली। एक बार कल का क्लास का समरी कर लेते हैं, और ये समरी नोट्स आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों, एग्जाम में जब रिवाइज सिचुएशंस आएगा तब आपको बहुत हेल्प, ठीक है। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा ना सर, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इसके बारे में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कहते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कहता है, क्या कहता है कि 139 सबसेक्शन 1 कहता है कि मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना है। अगर आप कंपनी एंड फार्म है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन आर नॉट, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हैविंग एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपका, आपको ध्यान से सुनना है, अगर आपका आउटसाइड इंडिया में कोई एसेट है, एसेट समझते हो ना सर, कैपिटल एसेट, ठीक है। अगर इंडिया के बाहर आपका कोई एसेट्स है, या फिर इंडिया के बाहर कोई एसेट है जिसमें आपका साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई अकाउंट है जिसमें आपका साइनिंग अथॉरिटी है, और इस बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर विदेश की कोई एसेट्स पे आप बेनिफिट लेने वाले हो, आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है या अभी मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत मैंडेटरी। कौन कौन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अगर देखा जाए, हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपका बेसिक लिमिट क्रॉस करता है, लेकिन बेसिक लिमिट क्रॉस करने का एक तरीका भी बताया, ठीक है। अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस करता है बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 से, मतलब डिडक्शंस का जो एरिया है, आप लोगों ने डिडक्शन चैप्टर कर चुके हो, आई नो दैट। डिडक्शन के बारे में बहुत डिटेल्स में मैंने चर्चा किया, 80C से 80U का चर्चा है ना। तो चैप्टर 6A का इफेक्ट देने से पहले जो रेगुलर प्रोविजंस पे देने को मिलता है, मतलब लाइक LIC प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस में मेडिकल प्रीमियम भर रहे हो, है ना, डिपेंडेंट के लोगों के लिए भर रहे हो, तो देर बहुत सारे हैं, पेमेंट के लिए है, इनकम के लिए है। तो चैप्टर 6A का कोई भी प्रोविजन देने से पहले, या फिर कैपिटल गेन सेक्शंस, एग्जेम्पशन सेक्शंस, कैपिटल गेन में सर्टेन एग्जेम्पशंस मिलता है। जो लोग कैपिटल गेन कंप्लीट कर चुके हो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, जो कैपिटल गेन करके भूल चुके हो वो रिवाइज करें, जो कैपिटल गेन अभी तक लाइव क्लास में नहीं किए तो वेट करें लाइव क्लास में करने के लिए। अगर उससे पहले करने का इच्छा है तो बैकअप लेके करते चालू कर दो सर। पढ़ाई जितना बार करोगे, 100 घंटा पढ़ लो, 1000 घंटा पढ़ लो, कम पड़ जाएगा सर। अगर CA में बनना है, कोई शॉर्टकट अपनाने का कोशिश ना करें। सो 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये सब कैपिटल गेन सेक्शन है। तो कोई भी पर्टिकुलर सेक्शंस जो इंडिविजुअल, जैसे कि कैपिटल गेन सेक्शंस, ये सब में एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है, जो कैपिटल गेन में डिटेल्स में चर्चा किया गया है। ये सब इफेक्ट देने से पहले अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस करता है, बेसिक लिमिट के बारे में मैंने लास्ट दिन बोला,
अगर आप 60 साल के नीचे का हो, बिलो 60, ये बेसिक बातें हैं, रोज बोलते हो सर। अगर आप बिलो 60 ईयर्स के हैं और अगर आपका इनकम 2,50,000 का क्रॉस कर रहा है, अगर आप ग्रेटर देन 60 से लेके 80 के बीच में हो, अगर आपका इनकम 3 लाख क्रॉस करता है, अगर आप 80 के ऊपर वाले बंदे हो, 80 साल के ऊपर के हो, और अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस करता है, तो फिर उसको बेसिक लिमिट कहते हैं। इसके साथ और भी कुछ कहा है, क्या कहा सर? इसको जानने का और भी अच्छा तरीका है, आप इनकम टैक्स के साइट में जाके, ठीक है, मैं लास्ट दिन दिखा रहा था ना कि आपको रिटर्न फाइलिंग के बारे में, सच्चे फॉर एग्जांपल आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आप पीजीपीपी एम्प्लॉय हो, ठीक है, पीजीपीपी एम्प्लॉय बोल रहे हैं सॉरी, अगर आप एक पीजीपीपी पर्सन हो, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप इनकम करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप रिटर्न फॉर्म क्या एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ITF 3 लगेगा कि ITF 4 लगेगा, ठीक है, ये सब बता देता है, ठीक है, तो सारा चीज अवेलेबल है सर, आप इनकम टैक्स के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बात को ध्यान से सुनो। पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, रिटर्न फाइलिंग करना किसके इसके लिए मैंडेटरी हो रहा है? पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिटेड ग्रेटर देन 1 crore in one or more current account with बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। मानो किसी इंडिविजुअल्स का या इशूज का, एओपीबीवाई का, persons who during the previous year has deposited more than 1 crore rupees, उनके किसी भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक भी बैंक होते हैं, ठीक है, इसलिए अलग से कहना पड़ा सर कि बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, उसमें अगर 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है, चाहे एक बैंक में हो या वन और मोर एक साथ एग्रीगेटेड, मतलब मानो एक बैंक में है, दो बैंक मिला के हैं, चलेगा। 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका डिपॉजिट बैंक में करेंट अकाउंट में है, ठीक है, चालू खाता बोलते हैं इसको, बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। सिंपल इनकम टैक्स कहना चाहता है कि भाई आपका अर्निंग अच्छा है, 1 करोड़ का ऊपर का आपका डिपॉजिट हो रहा है, तो रिटर्न फाइल करो। या फिर अगर आप इनकर्ड करते हो एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस करते हो, 2 लाख से ज्यादा, अपने लिए फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन टू ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। जैसे कि कल एक क्वेश्चन किया था ना, यस्टरडे वाले क्लास में एक क्वेश्चन किया था, कोई मिस्टर था, क्या नाम था मिस्टर का, कुछ पारस बोल के था, पारस या परास जो भी बोलो, मिस्टर परस परास पारस जो भी बोलो, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या बताऊँ। तो मिस्टर परस जो था, वो अपने बेटी के घर जा रहा है अमेरिका में विदेश घूमने के लिए, कुछ दिन रहेगा वहां जाके, और उसके लिए 3 लाख का खर्चा किया था। ये सवाल था कि अब उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और भी बातें थे, आपको क्वेश्चन मैंने करवाया, मिस है तो रिवाइज कर लो। उन्होंने एक्सपेंस किया कितने का, 2 लाख का, फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। 2 लाख के ऊपर का खर्चा करोगे बाहर जाने के लिए, अपने लिए, अपने बीवी के लिए, या फिर कोई भी एनी अदर पर्सन, विदेश जाने के लिए खर्चा कर रहे हो, फॉरेन कंट्री, 2 लाख की ज्यादा का ऊपर का खर्चा है, रिटर्न फाइल करना है। या फिर और इनकम एक्सपेंस 1 लाख टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, साल भर में अगर 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हो तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। सर ये सब बात तो कल हुआ था, हाँ सर हुआ था, बट मैंने कल और भी बहुत सारा बात किया था, तो मैं समरी कर रहा हूँ, आपको एक समरी बना के दे रहा हूँ, जो आपको पढ़ा दे रहा हूँ सर, आपको जानना है, याद में रह जाएगा। अच्छा, पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और भी बात सुन लो, अगर कोई बंदा जिसका टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द बिजनेस 60 लाख के ऊपर का है, क्या करेगा? अगर 60 लाख के ऊपर का टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर में फर्क क्या होता है? तो टर्नओवर बिजनेस का होता है और रिसिप्ट प्रोफेशनल्स का होता है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तो आप टर्नओवर करते हो, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो, और बदले में आप प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल क्या करते हैं, जैसे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म, चार्टर्ड सीएमए फार्म, सीएस फार्म, लॉयर फार्म, है ना, जो सर्विस या अपना प्रोफेशन से कमाते हैं वो रिसीव करते हैं। तो ऐसा अगर 60 लाख के ऊपर का है, या फिर अगर आप प्रोफेशन में हो तो 10 लाख। बात को समझे, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन बिजनेस, ठीक है, 60 लाख, और अगर प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन में सिर्फ रिसिप्ट ही होता है, ठीक है। हाँ, कई बार सर्विस बिजनेस भी होता है, तो सर्विस बिजनेस भी रिसीव कर सकता है, बट प्रोफेशनल ऑलवेज रिसिप्ट ही करता है। तो अगर प्रोफेशनल रिसिप्ट आपका 10 लाख के ऊपर है और बिजनेस के केस में टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख है,
तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और भी बात कर रहे हैं सर, एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस में काफी समय लगा है सर। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, क्वेश्चंस भी किए काफी सारा। अगर आपका टीडीएस टीसीएस एग्रीगेट में 25,000 से ज्यादा है, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका टीडीएस टीसीएस अमाउंट अगर 50,000 का है, तो जाके आपको करना। तो नॉर्मल लोगों के लिए 25,000, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 का टीडीएस अगर है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। या फिर और एक बात जान लो सर, हैज डिपॉजिट इन वन और बैंक मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट 50 लाख से ज्यादा। अगर आपका बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है, एक बैंक में भी हो सकता है, 2-4 बैंक मिला के भी हो सकता है, ओवरऑल आपका बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो 139 सबसेक्शन 1 वीबीआईबी पॉइंट है सर, याद रखें कि किस किस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, तो एज एन एडवाइजर ये चीज आपको ऑलवेज दिमाग में रखना है, लोगों को गाइड करना है। समय समय में जो अपडेशन आता है उसके साथ भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, ताकि आप सही समय पे सही गाइडेंस सबको दे पाओ। सर ये चीज भी कल पढ़े थे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। कंपनी के केस में पर्सन अदर देन कंपनी जिसका अकाउंट्स 44 AB के तहत ऑडिट होता है, पार्टनर ऑफ ए फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर का अकाउंट ऑडिट होता है, उसको भी 31 अक्टूबर उनका ड्यू डेट है। बाकी कोई भी एसएससी हो उनके लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। से फॉर एग्जांपल 23-24 का जो अपकमिंग 31 जुलाई आ रहा है, वो नॉर्मल लोगों के लिए क्या है सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। इनकम टैक्स भर दो, सिंपल बात है, इनकम टैक्स भरो। अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगा, सरकार के घर में टैक्स जमा करना, जो भी पैसा है दे देना, और अगर पैसा नहीं देना है तो भी रिटर्न फाइल करना है, चाहे पैसा दो ना दो, अगर आपका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आज के डेट में आज के डेट में सर 5 लाख तक इनकम में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सर किसी का 10 लाख है तो भी शायद डिपेंड करेगा उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर उसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है ना, LIC में, एडुकेशन लोन वगैरह में, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, यूनिट्स वगैरह में, बहुत सारा चीजें हैं जो आपको मैं TC-ATU में समझा के रखा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केस में 10 लाख इनकम करके भी शायद आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाए, ऐसा होता है सर। चलो मैं आपको एक बताऊंगा कि मैक्सिमम कितना इनकम करने पे आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर एक क्लास लेंगे सर। ठीक है, मैक्सिमम कितना टैक्स इनकम करने पे आप 0 लेवल का टैक्स तक पहुंच सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सिचुएशंस को थोड़ा सा एज्यूम करके ही कराऊंगा, आज नहीं, दूसरे तीसरे कभी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। स्पेशल चर्चा होगा रिटर्न फाइलिंग में, मैं बताऊंगा आपको कि मैक्सिमम कितना इनकम करने पे आप कितना डिडक्शंस वगैरह ले सकते हो। मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा। लेकिन आज तो सर प्रोविजंस पे काम करना है, बिकॉज सेक्शन कवर करना है, एग्जाम के लिए जाना है। तो 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, दो डेट याद रखिए, जरूरी डेट है। तो ये है 139 सबसेक्शन 1 रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो स्टूडेंट को याद रखना है और प्रोफेशनल्स को भी याद रखना है। आज स्टूडेंट हो, कल प्रोफेशनल बनोगे, और आप पढ़ तो रहे हो प्रोफेशनल पढ़ाई। सर एकेडमिक वाले के लिए क्या ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं सर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉस रिटर्न के बारे में मैं लास्ट दिन बताया, लॉस रिटर्न क्यों भरना पड़ता है? लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आप लॉस, देखो लॉस क्या सुविधा देता है, अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपका इनकम कम होगी। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने से क्या होता है? इनकम कम होता है। इनकम कम होने पे क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी कम होता है। तो इसलिए लॉस रिटर्न फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा ना समझे मेरा तो लॉस है, रिटर्न फाइल करके क्या होगा, क्योंकि रिटर्न फाइल का नाम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, तो लॉस का डिटेल्स देके क्या करेंगे? तो सर 139 सबसेक्शन 3 आपको लॉस रिटर्न फाइल के बारे में बोलता है, जो मैंने कल भी बताया, क्वेश्चन भी कराया कल लॉस रिटर्न के ऊपर। लॉस रिटर्न फाइल के ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करवाया। इसमें आपको मैं एक समरी फिर से बता देता हूँ। लॉस रिटर्न भी आपको एज पर 139 सबसेक्शन 1 जो नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का सेक्शन है,
जो नॉर्मल ड्यू डेट है उसी डेट के अंदर करना है। उसमें आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर आपका बिजनेस लॉस है तो सेक्शन है 72 सबसेक्शन 1, याद रखें। अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेशन सिर्फ स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट करेगा, मतलब हॉर्स रेस में लॉस है तो हॉर्स रेस के साथ ही एडजस्टमेंट होगा, किसी दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करता। अच्छा, कौन सा लॉस किसके साथ एडजस्ट करता है, ये कहाँ सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट फ्यू वीक्स पहले कवर करके आया। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मतलब कौन सा इनकम कौन सा लॉस किसके साथ एडजस्ट कर सकता है, क्या लिमिट है। हाउस प्रॉपर्टी सैलरी क्या कर सकता है, पीजीपीपी सैलरी क्या कर सकता है, पीजीपीपी के साथ हाउस प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, अदर सोर्स के साथ हाउस प्रॉपर्टी का क्या लिंक हो सकता है। मतलब कौन सा इनकम कौन सा लॉस एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेगा, सेट ऑफ करेगा, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर्स। तो अगर बाई चांस भूल गए तो क्या करना है, रिवाइज करना है। सर अगर लाइव नहीं किए तो बाद में लाइव कर लेना। लॉस फ्रॉम स्पेकू मतलब स्पेकुलेशन, ठीक है, जो सर्टेन नहीं होता, थोड़ा अनसर्टेन होता है। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस जो सरकार के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, इसके बारे में पीजीपीपी में चर्चा होता है। देयर आर लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 73 ये सबसेक्शन 2 के तहत। अगर आपको कैपिटल गेन में लॉस है तो 74 सबसेक्शन 1 में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ठीक है, रेस हॉर्सेस का जो बात है, इसमें जो आपका लॉस है मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, हॉर्स को ओन करना मेंटेन करना, उसमें भी लॉस हो सकता है। ऐसा लॉस को आप 74 ए सबसेक्शन 3 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका, ठीक है। तो अब बात क्या है सर, लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आपको क्या सुविधा है? इनकम कम हो जाएगा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आपका टैक्स लायबिलिटी को आप बचा सकते हो, जिसमें लॉस है तब। अगर लॉस नहीं है तो क्यों कैरी फॉरवर्ड करोगे? सर 139 सबसेक्शन 4, यस, कोई क्वेश्चन आ रहा था मुझे ऐसा लगा, बोलो सर। हेलो, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये सब मैं कल का ही बात कर रहा हूँ, नया अभी तक कुछ नहीं बताया। फिर बोझा जाच्छे, समझ आ रहा है? हाँ सर। यस हाँ सर। यस सर। सर ये चीज भी थोड़ा याद रखिएगा, ये जो लॉस का जो बात है, इसमें अलग अलग सेक्शंस मैंने आपको बताया कि किसका किसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पर एक चीज यहाँ पर है कि लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71B और unabsorbed depreciation under section 32 can be carried forward for set off even though return of loss has not been filed. बाकी लॉस तभी क्लेम कर सकते हो जिसका रिटर्न फाइल होगा, उसी का लॉस क्लेम हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। मतलब 70, ये जो आपको अलग अलग लॉस के बारे में मैंने बताया, बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, कैपिटल गेन लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का लॉस, ये रिटर्न फाइल करोगे लॉस का तभी आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, अगर आपका अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है अंडर सेक्शन 32, तो इसको आप ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल अगर ना भी करोगे तो भी सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है सर, ये बात स्पेसिफिकली बता के रखा है, तो इसीलिए मैंने भी एक बार याद दिला दिया, कल भी बताया, कल भी बताया। सर बी लेटेड रिटर्न के बारे में क्या सीखना था, ये भी कल बता ना, बी लेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ, बी लेटेड में प्रॉब्लम यही है, इंटरेस्ट भरना है, लेट फी भरना है। इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, अगर आपने 139 सबसेक्शन 1 के तहत रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं किया तो हम उसे बी लेटेड रिटर्न कहेंगे। मतलब जिस दिन आपका बर्थडे है, दोस्त ने आपको बर्थडे विश नहीं किया, भूल गया, या फिर बाद में याद आया, अरे यार तेरा बर्थडे था मैं भूल गया, हाँ, तो फिर क्या करोगे? बी लेटेड हैप्पी बर्थडे कर दोगे। लेकिन दोस्त बोलेगा देख भाई तूने देरी किया तो गिफ्ट भी जबरदस्त होना चाहिए, तो ये हो जाता है सर।
अच्छा, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, समझ गए सर, एट एनी टाइम। अच्छा, इसका भी मैंने डेट का स्पेसिफिकेशन कर दिया था, ठीक है। 3 मंथ प्रायर टू दी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। बिलेटेड कब तक कर सकते हो? असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले तक। इसके ऊपर कल क्वेश्चन हुआ था, इसके ऊपर कल क्वेश्चन हुआ था। नॉर्मली मेरा असेसमेंट ईयर खत्म होता है अगर मैं 23-24 असेसमेंट ईयर जो करंटली चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है इसी मंथ से, ये असेसमेंट ईयर खत्म कब होगा? 24 मार्च को, तो सॉरी 31 मार्च, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। उससे 3 महीने पहले तक आप बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इनमें से जो पहले होगा। या तो असेसमेंट कंप्लीशन है एज पर बाय द असेसिंग ऑफिसर, या फिर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। मतलब अगर असेसमेंट ईयर का 3 महीने का डेट पहले है तो वो आएगा, अगर उससे पहले आपका असेसमेंट हो चुका है तो तब कर उसी डेट को लिया जाएगा। सर कल क्वेश्चन किया था इसके ऊपर मैंने। रिवाइज रिटर्न के बारे में भी कहता है, रिवाइज कब करना चाहिए? जैसे एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के टाइम पे कॉपी में सारा चीज लिखते हो, लिखने के बाद एक बार लास्ट में समय बचाने का कोशिश करते हो ना, 5-10 मिनट कोशिश करना सर, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि जब भी पढ़ते हो उसको लिखने का आदत डालें। हैंड राइटिंग स्पीड होना चाहिए और हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। सर ऐसा कैसे संभव, स्पीड भी हो राइटिंग भी अच्छा हो? सर संभव तो कुछ है, होता नहीं है, संभव करना पड़ता है। कहते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। आपके लिए आपकी तरह है, मेरे लिए मेरे तरह है, थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी की तरह है। सबका अपना अपना जिंदगी में चैलेंज है सर। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आप भी अपना प्रैक्टिस लेवल को डेवलप करो, मुश्किल का सामना करोगे तो मुश्किल के टाइम पे मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सर ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर पढ़ना एक तरफ, समझना एक तरफ, ज्ञान लेना एक तरफ, एग्जाम में जाके उल्टी करना एक तरफ। उल्टी करना मतलब जो सीखोगे उसको जाके उल्टी करना है ना, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं देखता हूँ सर काफी बुद्धिमान स्टूडेंट है, काफी दिमाग में उसका स्टोरेज पावर है, मतलब मेमोरी अच्छा है, एग्जाम में जाके लिखता भी है, बट बड़ा स्लो है, खत्म नहीं कर पाता, एंड मोमेंट तक लिखता रहता है। तो अपना पावर बढ़ाओ। सर कैसे बढ़ाना है? बोलता हूँ ना, जो पढ़ते हो लिखो। सर कितना पढ़े? सर अगर 4 घंटा क्लास करते हो दिन में, और 5 घंटा पढ़ो, कम से कम 10-12 घंटा पढ़ो। सोएंगे कितने टाइम? सर ऐसे कहा जाता है स्टूडेंट के लिए, काक निद्रा बक धन, मतलब समझते हो, बक पाखी की तरह ध्यान होना चाहिए और काक की तरह निद्रा होना चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ का बात है, ठीक है। तो काक निद्रा बक ध्यान। अब आप सोचो क्या करना है आपको। सर ये सब संस्कृत श्लोक कहाँ से आ गया, पता नहीं सर कहाँ से आ गया। ठीक है सर, रिवाइज रिटर्न क्या हो गया? कॉपी जमा करने से पहले कॉपी के ऊपर रिवाइज करना है। वैसा ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को करने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अगर आपको लगता है कि आपने कोई पर्टिकुलर क्लेम नहीं किया, तो क्लेम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दिया था, उसके बाद पता चला कि मैंने तो प्रोविडेंट फंड का क्लेम ही नहीं किया, जो मुझे डिडक्शंस के तौर पे मिलना था, जो मुझे डिडक्शंस के तौर पे मिलना था वो तो मैंने क्लेम करना ही भूल गया। तो अगर ऐसा कोई भी डिडक्शंस आपको अवेलेबल होना था, आपको भूल गया आपने, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, गलती सुधार सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। या फिर एनीथिंग, कोई इंपॉर्टेंट ओमिशन हो गया, जैसे कल एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कैन बी रिवाइज्ड, मतलब लेट बिलेटेड को भी रिवाइज किया जा सकता है इफ एनी ओमिशंस और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इज डिस्कवर्ड बाय द एसएससी एट एनी टाइम बिफोर। अगेन बात वही है, असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले। अगर असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाला है तो 12 दिसंबर 2023 तक कर लो भाई, या फिर असेसमेंट कंप्लीशन व्हिचएवर इज अर्लियर। जरूरी था, बता दिया फिर से एक बार।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर, आई होप कि आपको क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है सर? ये सब कुछ इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजंस whether the return of income can be revised under section 139 section 5 of Income Tax Act 1969 in the following cases। ब्रीफ रीजन के साथ लिखो क्या हम रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। इनकम कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 section 5 in case of belated return filed under section 139 section 4, return already revised once 139 section 5, return of loss filed under section 139 section 3। डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या जवाब दोगे सर? सर जो भी आपने पढ़ा उसी को देना। Any person who has furnished a return under section 139 subsection 1 or 139 subsection 4 can file a revised return at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment, whichever is earlier। अभी अभी पढ़ा। If he discovers, अगर उसको डिस्कवर होता है, any omissions, अगर कुछ छूट गया, और any wrong statement, अगर कुछ गलती से लिख दिया, मतलब कुछ गलत अमाउंट वगैरह पुट हो गया, या फिर कुछ भी अमाउंट मैंने क्लेम करना भूल गया, कुछ अमाउंट मैंने पुट करना भूल गया, व्हाटएवर, आप रिटर्न फाइल में चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। लेकिन वही डेट है, अकॉर्डिंगली अ belated return filed under section 139(4) can be revised। रिटर्न रिवाइज्ड अर्लियर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, एक बार रिवाइज कर दिया क्या फिर से कर सकते हैं? ये थोड़ा हटके पॉइंट है सर। The return revised earlier can be revised again as the first revised return replaced the original return। Therefore, if the assessee discovers any omissions or wrong statement in such a revised return, he can furnish a second revised return within the prescribed time। लेकिन टाइम वही है, at any time before 3 months prior to the end of relevant assessment year or before the completion of assessment, whichever is earlier। It implies that return of income can be revised more than once within the prescribed time। मतलब टाइम रहते रहते जितना बार मर्जी रिवाइज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। क्वेश्चन आता है क्या रिवाइज रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है? आंसर इज यस। अगर ड्यू डेट है, टाइम है, प्रायर डेट है तो कर सकते हैं। 31 मार्च से 3 महीना पहले का टाइम या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। इस डेट के अंदर अगर आप एक बार क्यों 4 बार कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बार रिवाइज करोगे पुराना डेटा गायब होकर उसको न्यू डेटा में रिप्लेस कर दिया जाएगा। समझ में आया सर? तो रिवाइज किया हुआ रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। याद रखे, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी, विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। अच्छा, लॉस रिटर्न को किया जा सकता है एज पर 139 सेक्शन 3। रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 3 इज डीम्ड टू बी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 1। तो माना जाता है लॉस रिटर्न के बारे में कहा गया है 139 सेक्शन 3 में। ध्यान से सुनना बात को, लॉस रिटर्न के बारे में कहा गया है 139 सबसेक्शन 3 में, लेकिन लॉस रिटर्न फाइल किया जाता है 139 सबसेक्शन 1 के तहत ही। देयरफॉर कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। क्योंकि लॉस रिटर्न फाइल करना और नॉर्मल इनकम रिटर्न फाइल करने में कोई फर्क नहीं है, बस वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का एक तरीका है ताकि हम बाद में क्लेम कर पाए, सेट ऑफ कर पाए। तो 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न के बारे में जो बात करता है, इसमें लॉस रिटर्न फाइल करना भी इनकम रिटर्न फाइल करने की तरह ही है, तो उसे भी हम रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो सर। अरे हाँ सर बोलो। Yes. ओके सर। अच्छा, कल भी बताया था मैंने कि इनकम रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो उसके साथ क्या क्या पर्टिकुलर्स जमा करते हो। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न, सेक्शन 139 सेक्शन 6 के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न, ये इसके लिए ना सबसे बेहतर होगा अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकली इनकम रिटर्न फाइल करना सिखाऊं। इसके लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में एक फॉर्म मुझे ढूंढना होगा किसी का, ठीक है, फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा रिटर्न फाइल के टाइम पे आपको क्या क्या चीज फर्निश करने का जरूरत पड़ सकता है। कुछ नहीं तो कम से कम एक सैलरीड पर्सन का ही मैं आपको कोशिश करूँ, या फिर पीजीपीपी कोई भी उठा लूंगा। सैलरीड एम्प्लॉय उठा सकते हैं या पीजीपीपी उठा सकते हैं, या सीनियर सिटीजन भी ले सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी ले सकते हैं। मैं देखता हूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के किसी का भी रिटर्न फाइल करने का मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ अगर सैलरीड पर्सन का है तो फॉर्म 16 वगैरह चाहिए,
लेकिन मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि एक्चुअल में और कुछ नहीं है। मतलब जो भी जरूरी क्लेम है, जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो मतलब इंपॉर्टेंट अमाउंट है उसको पुट करना, कुछ क्लेम है तो उसको बताना, बस सही है। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, ये सब रिटर्न के साथ फाइनेंस करना पड़ता है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से तो बताओ, केस अगर है तो। एसेट ऑफ द prescribed nature and value held by him as a beneficial owner or otherwise or in which he is a beneficiary. His bank account and credit card held by him. अगर आपका बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, उसके बारे में बताओ। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट incurred by him under prescribed heads, ठीक है। सच अदर आउटगोइंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आउटगोइंग आपने किया, जो भी खर्चा आपने किया, ये सब डिटेल्स जमा करना पड़ता है केस टू केस, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं सर। अगर आप एक बिजनेसमैन, कौन हो सर, इनका रिटर्न फाइलिंग का थोड़ा चिंता होता है क्योंकि अकेला नहीं कर पाता। क्योंकि एक बिजनेसमैन अपना इनकम का मतलब दे सकता है, नॉर्मल वे में भी दे सकता है, बट इनकम, बिजनेसमैन का इनकम का सॉलिड प्रूफ मिलता है ऑडिट करा के। इसीलिए अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका इनकम में तो उसका जो पीएल बैलेंस शीट बनता है ना, पीएल बैलेंस शीट बनाने के बाद उसमें ना ऑडिट करके, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं वो उस पर ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करके फिर उसका ऑथेंटिकेशन होता है। बात को समझे। तो particulars to be furnished with in return of income in case of an assessee engaged in business or profession. सैलरीड पर्सन का क्या है ना, सैलरीड पर्सन का मैक्सिमम डेटा गवर्नमेंट को पहले से पता। सैलरीड पर्सन का मैक्सिमम डेटा, सैलरी कितना मिलता है, फिर आपका टीडीएस कितना काटा गया है, ठीक है, फॉर्म 16 का क्या डेटा है, वो सारा का सारा डेटा ना, मैक्सिमम चीजें पहले से गवर्नमेंट को पता होता है। आप जो भी पुट करोगे गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको क्रॉस चेक कर लेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, पीजीपीपी के केस में ये सब कुछ गवर्नमेंट के पास पता नहीं होता है। आपका बिजनेस का हिसाब बिजनेस कैसे पता लगेगा। तो इस केस में क्या बोलते हैं सब, कुछ चीजें जमा करना चाहिए आप। प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न शैल इन केस ऑफ एन एसेसी एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। उसको क्या रिक्वायरमेंट होता है, द रिपोर्ट ऑफ एनी ऑडिट रेफर्ड इन सेक्शन 44A। इसलिए नॉर्मली रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आप बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से ऑडिट साइन करवा लो। अगर नहीं करोगे तो भी रिटर्न फाइल हो सकता है, ठीक है, अगर नहीं है तो भी हो सकता है। रिटर्न फाइल हो जाएगा, इनकम टैक्स के पास एक रिटर्न फाइल हो जाएगा। बट अगर मानो कि कभी आपका रिटर्न फाइलिंग का बैंक से मानो आपको कोई लोन चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक सपोज आपको बैंक लोन वगैरह का जरूरत है, ऐसे सिचुएशंस में बैंक आपको बोलेगा कि एक बिजनेसमैन का क्या प्रूफ होता है कि वो इनकम करता है, रिटर्न फाइल सर। हेलो, एक बिजनेसमैन का इनकम का क्या प्रूफ होता है, सैलरीड पर्सन का सैलरी का प्रूफ हो जाता है। बट पीजीपीपी का जो बिजनेस एंड प्रोफेशन संभालते हैं, इनका क्या प्रूफ है, ऑब्वियसली उसका रिटर्न फाइलिंग। तो रिटर्न फाइलिंग करके वो प्रूफ दिखाना चाहता है। अब इस प्रूफ में ऑथेंटिक है कि नहीं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन, 44AB टैक्स ऑडिट, ठीक है। इसलिए बैंक ना ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगता है, ऑडिटेड पीएल मांगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली। वही जैसे आप लोग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, सेम कॉन्सेप्ट है, बस सिग्नेचर का ऑथोरिटी है आपके पास, साइन करवा दो, लोन पास हो जाएगा। The particulars of the location and style of the principal, place where the carries on the business or profession and all the branches there. The name and address of his partners, अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो in business and professions. If he is a member of an association or body of individual, अगर वो किसी एसोसिएशन का मेंबर है, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मेंबर है, the name of other member of associations or body of individuals, the extent of share of the assessee and the share of all such partners or members as the case may be in the profits of the business or profession and any branches thereof, उसका भी डिटेल्स जमा करना पड़ सकता है। तो ये मेनली एक बिजनेसमैन के केस में चाहिए होता है, 139 सबसेक्शन 6A कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात करेंगे सर, ऑप्शन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। तो व्हाट इज अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, 139 सबसेक्शन 8A इसके बारे में बात करता है, ऑप्शन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम।
any person may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable for the previous year relevant to the assessment year at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year. Assessment year खत्म होने के 24 महीने के अंदर. This is irrespective of whether or not he has furnished a return under section 139(1) or a belated return of under section 139(4) or a revised return under section 139(5) for that assessment. For example, an updated return of assessment year 23-24 can be filed till 31st March 2026. माने समझ रहे हो? ये ऑप्शन है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बता रहा है, जो आपका नॉर्मल असेसमेंट ईयर है वो खत्म होने का 24 मंथ्स के अंदर आप कर सकते हो. तो असेसमेंट ईयर 23-24 अगर 31 मार्च 2024 को खत्म होता है तो 31 मार्च 2026 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. कहना क्या चाहता है, ये भी कहना चाहता है साथ में, फॉर द प्रीवियस ईयर relevant to assessment year at any time within the 24 months from the end of the relevant assessment year. So this is irrespective of whether or not, मतलब आपने 23-24 में रिटर्न फाइल किया नहीं किया, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया नहीं किया, या रिवाइज रिटर्न फाइल किया नहीं किया, डजंट मैटर, बट आप अपडेटेड कर सकते हो. साथ में ये भी कहता है, आगे पॉइंट देखते हैं सर, चलो. Non-applicability of the provisions of updated return. The provision of updated return would not apply if the updated return of such person for that assessment year is a loss return. अगर updated return loss return है तो नहीं कर सकते. Has the effect of decreasing the total tax liability determined by the basis of return furnished under section 139(1). मतलब अगर आपका tax liability decrease करेगा, has the effect of decreasing the total tax liability on the basis of return furnished under section 139(1) or section 139(4) and 139(5). And result in refund or increase the refund due on the basis of return furnished under section 139(1) or 139. Normally क्या होता है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, अगर मैंने ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, स्पेशली सेल्फ असेसमेंट केस में होता है, अगर ज्यादा अमाउंट पे हो जाता है तो गवर्नमेंट हमें रिफंड करता है, और अगर कम अमाउंट होता है तो गवर्नमेंट हमसे डिमांड करते हैं. इसलिए कहते हैं रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) एंड 139(5). अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो इसके लिए अपडेटेड रिटर्न का बात एप्लीकेबल नहीं होगा. इसलिए क्या कहा पॉइंट 2 में, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अपडेटेड रिटर्न इन द फॉलोइंग केसेस. और एक बात याद रखना सर, सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड. ठीक है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं हो सकता. No updated return can be furnished by any person for the relevant assessment year where an updated return has been furnished by him under the subsection for the relevant assessment year. Any proceeding for assessment or reassessment or recomputation or revision of income is pending or has been completed for the relevant assessment year. अगर कोई पुराना केस बाकी है तो फिर अपडेट नहीं कर सकते. He is such a person or belongs to such class of person as may be notified by the CBDT. या फिर CBDT नोटिफाई किया है कि इनका अपडेटेड रिटर्न हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर उस क्लास में ये पढ़ता है तो ऐसे सिचुएशंस में भी नहीं होता है. ठीक है, तो बाकी अदर सिचुएशंस में अपडेटेड रिटर्न के बारे में एप्लीकेबल होता है. अपडेटेड रिटर्न के बारे में बस इतना आपको मैं करेंटली कहना चाहूंगा, ज्यादा अभी आप लोगों के लिए है नहीं, मैक्सिमम फाइनल लेवल में डील किया जाता है. बट अपडेटेड रिटर्न का कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर जान के रखना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ सर. Updated return can be filed if the original return is a loss return and updated return is a return of income. ध्यान से समझ लीजिए. Updated return can be filed if original return is a loss return and updated return is a return of income. If any person has a loss in any previous year and has a furnished return of loss on or before the due date, जो normally होना चाहिए, he shall be allowed to furnish an updated return if such updated return is a return of income. For example, Mr. X has furnished his return of loss for assessment year Y6 on 31st March 2022, consisting of 5 lakh as business loss. Mr. X रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किया था 22-23 में, और 31 मार्च 2022 consisting of 5 लाख as business loss. He can furnish an updated return for assessment year 22-23 up to 31 March 2025 if such updated return is a return of income. माने बात को समझे सर, अपडेटेड रिटर्न
मानो करेंट रिटर्न ऑफ लॉस 22-23 में हुआ है, ठीक है, 22-23 में रिटर्न ऑफ लॉस हुआ है। आप अपना 22-23 का जो लॉस रिटर्न है उसको आप 22-23 में फार्निश कर रहे हो, ठीक है। इस फार्निश्ड इज रिटर्न ऑफ लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 31 मई 2022, जिसमें 5 लाख का बिजनेस लॉस। He can furnish an updated return for assessment year 22-23। इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर 22-23 का अपडेटेड रिटर्न वो 31 मार्च 2025 तक भर सकता है। अगर 2025 का रिटर्न लॉस रिटर्न नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम है, तभी भर सकता है। 2025 में जो रिटर्न भरेगा वो लॉस का नहीं, वो रिटर्न इनकम का रिटर्न होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस एंड अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अपडेटेड रिटर्न अगर रिटर्न ऑफ इनकम है और पुराना लॉस रिटर्न अगर ओरिजिनल रिटर्न अगर लॉस है, तो उसको आप बाद में अपडेट कर सकते हैं 31 मार्च 2025 में जाके। 2 साल तक का बेसिकली 24 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ठीक है। कुछ नहीं सर, ये रिवाइज का ही एक तरीका है अपना जो भी डेटा है उसको अपडेट करने का, ठीक है। सर आगे मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। अपडेटेड रिटर्न टू बी फार्निश्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अपडेटेड return can be furnished for subsequent previous year in case for above if the loss or any part thereof carry forward under chapter 6 or unabsorbed depreciation carry forward under section 32 section 2 or tax credit carry forward under section 115 JD is to be reduced for any subsequent previous year as a result of furnishing updated return of income for a previous year. An updated return is required to be furnished for each such subsequent previous year. माने सर क्या बन रहा है, मैं आपको पहले भी बताया कि ये जो डिप्रिसिएशन का केस है और ये जो चैप्टर 6 का मैटर है, द लॉस और एनी पार्ट देयरऑफ कैरी फॉरवर्ड अंडर चैप्टर 6। अगर चैप्टर 6 के तहत कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड है, कोई डिप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब्ड है, सेक्शन 32 पीजीबीपी सेक्शंस है, या फिर कोई टैक्स क्रेडिट किसी को फॉरवर्ड किया गया 115 जेडी के तहत, ठीक है, इज टू बी रिड्यूस्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच प्रीवियस ईयर। तो फिर इन दैट केस आप अपडेटेड रिटर्न को सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में भर सकते हैं, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न के बारे में मैं नॉर्मली इसका डिटेल्स चर्चा फाइनल लेवल में होता है सर। तो अभी बस जो जरूरी चीज था अपडेटेड रिटर्न होता है, उसका सेक्शन जो होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता के रखा। बाकी जब मौका आएगा, क्वेश्चन आएगा, मैं आपको और बता दूंगा अपडेटेड के बारे में। डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो थोड़ा जान लेना चाहिए। इसके बाद मुझे पैन और आधार के बारे में थोड़ा, ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न क्या है और पैन और आधार का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 2 चीज जान जाओगे तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मुझे नहीं लगता और कोई चीज बाकी रहेगा, ठीक है सर। अपडेटेड रिटर्न के बारे में ज्यादा भी जरूरी नहीं है इसलिए मैं बोला नहीं सर, ठीक है, उल्टा मैं डिफेक्टिव में थोड़ा जा रहा हूँ। सर डिफेक्टिव क्या है, 139 सबसेक्शन 9 आपको डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में बात करता है। व्हाट इज डिफेक्टिव रिटर्न? हाँ, डिफेक्टिव रिटर्न क्या है, ये बेसिकली असेसिंग ऑफिसर के थ्रू से आपको पता लगता है कि रिटर्न डिफेक्टिव है, ठीक है सर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है सर असेसिंग ऑफिसर कौन है, मैं समझाता हूँ सर। जो इनकम टैक्स में ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं उनको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। इवन आप इनकम टैक्स के साइट में जब जाते हो ना, ये देखो सर यहाँ पर नो योर एओ देख रहे हो, नो योर जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। पैन नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करके मिलता है सर, नो योर जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, समझ रहे हो। एओ मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफिसर जो होते हैं उनको एओ कहा जाता है। तो नाउ डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में जब मैं बात करने जा रहा हूँ, अंडर दिस सेक्शन द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू कॉल अपॉन द असेसी टू सर्टिफाई रेक्टिफाई अ डिफेक्टिव रिटर्न। मतलब सिंपल बात है, असेसिंग ऑफिसर को पावर है कि वो एसएससी को बुला के उसका डिफेक्टिव रिटर्न को रेक्टिफाई करवा सकता है। बट सर कैसे? Where the assessing officer consider that the return of income furnished by the assessee is defective, he may intimate the defect to the assessee and give him an opportunity to rectify the defect within a period of 15 days from the date of such intimation. Intimation date से 15 दिन के अंदर जो भी डिफेक्ट है सुधार लो,
जिस दिन असेसिंग ऑफिसर आपको इंटीमेट करेगा, इंटीमेट करने के बाद 15 दिन के अंदर आप अपना जो भी डिफेक्ट है उसको सुधारो। सर ये कौन कहता है? असेसिंग ऑफिसर कहता है। असेसिंग ऑफिसर हैज द डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड, उसके पास पावर है, वो 15 दिन के ऊपर भी आपको टाइम दे सकता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी। अगर एसएससी एप्लीकेशन करेगा कि नहीं मुझे 15 दिन मेरे लिए कम है, मुझे और टाइम चाहिए, तो असेसिंग ऑफिसर उसको एक्सटेंड कर सकता है। इफ द इफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं होता है, ध्यान से सुनना, अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं होता है 15 दिन के अंदर और सच फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर एक्सटेंडेड टाइम लिया है उसके अंदर, then the return would be treated as an invalid return. The consequential effect would be the same as if the assessee had failed to furnish the return. अगर रिटर्न करने के बाद भी अगर कोई रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, रिटर्न करने के बाद भी, रिटर्न फाइल करने के बाद भी अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने रिटर्न फाइल करने में फेलियर रहा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी वही होता है कि जो एक फेल्ड रिटर्न के केस में होता है, मतलब वही इंटरेस्ट लगना, वही फी चार्ज करना, सेम। Where, however, the assessee rectify the defect after the expiry of the period of 15 days or the further extended period, but before assessment is made, assessing officer can condone the delay and treat the return as a valid. ठीक है, असेसिंग ऑफिसर उसको कॉन्डोन कर सकता है और रिटर्न को वैलिड कर सकता है। रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। जो भी इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें हैं अगर फुलफिल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसको डिफेक्टिव माना जाता है। शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। क्या क्या है, थोड़ा लिस्ट है, देख सकते हो आप। The annexures, statements and columns in the return of income relating to computation of income chargeable under each head of income, जो भी जरूरी है हर हेड के लिए, 5 हेड है, 5 हेड्स का जो भी जरूरी स्टेटमेंट्स है, कॉलम्स है, कॉम्पिटिशन है, सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए। कॉम्पिटिशन ऑफ जीटीआई एंड टोटल इनकम हैव बीन ड्यूली फिल्ड इन, ठीक है, ग्रॉस टोटल का एरिया, कंप्यूटेशन का एरिया, सब कुछ प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। रिटर्न ऑफ इनकम इज अकम्पेनिड बाय द फॉलोइंग, रिटर्न ऑफ इनकम में क्या क्या चीजें साथ में होना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, मतलब एक स्टेटमेंट होना चाहिए सर रिटर्न फाइल में, इस स्टेटमेंट में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल मतलब आपने जो टैक्स पे किया इसका जो कंप्यूटेशन है, मतलब सिंपल बात है, अगर आप 15 लाख कमाते हो तो 15 लाख में आप जो टैक्स पे करोगे उसका कैलकुलेशन होता है ना, आप लोगों को मैंने जो क्लास में बार बार सिखाया कि भाई आप टू दिस, आप टू दैट, ऐसा करके आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न, जो आप रिटर्न में दिखा बता रहे हो उसके हिसाब से आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप कंप्यूटेशन दिखा के रखें, ठीक है। नॉर्मली जो टैक्स प्रिपेयर है या जो चार्टर्ड या जो CA में प्रैक्टिसिंग टैक्स प्रोफेशनल ये काम कर लेते हैं सर, ठीक है, आपके बिहाफ में, मतलब क्लाइंट के बिहाफ में, और आप लोग तो खुद ही प्रोफेशनल हो जाओगे, लोगों का काम करोगे। द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट का बात है सर, सेक्शन 44AB PGBP का सेक्शन, if such report has been furnished prior to furnishing the return of income, a copy of such report and the proof of furnishing the report should be attached. The proof regarding the tax, if any, claimed to have been deducted or collected at source, मतलब अगर कोई TDS TCS कलेक्ट हुआ है, कोई एडवांस टैक्स जमा हुआ है एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा हुआ है, इफ एनी क्लेम टू हैव बीन पेड, तो उसका रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मैंने TDS दिया, मैंने TCS काटा, ठीक है, मैंने एडवांस टैक्स दिया। If a certificate for tax deducted or collected, उसका certificate was not furnished under section 203 or section 206C, 206 TCS के लिए लगता है, 203 TDS के लिए लगता है। To the person furnishing a return of income, such certificate is produced within a period of 2 years. सर्टिफिकेट अगर आप कलेक्ट नहीं करते हो 2 साल के अंदर सर्टिफिकेट जमा करना है। सर इतना टाइम दिया है। प्रूफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपल्सरी डिपॉजिट, इफ एनी, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम में अगर आपका कोई अमाउंट है, तो प्रूफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपल्सरी डिपॉजिट इफ एनी क्लेम टू हैव बीन पेड, कि मैंने कंपल्सरी डिपॉजिट किया किसी जगह में, इनकम टैक्स पेयर अगर क्लेम कर रहा है एज पर कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम 1974 के तहत, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट के तहत किया, तो उसका प्रूफ भी आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है सर।
The proof of payment of tax is required under section 140B. If the return of income is updated return fund is under section 139 subsection 8A. मतलब अगर आपने अभी अभी मैंने आपको अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया, कुछ ऐसे भी कंडीशन बताया कि कब कब अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपडेटेड रिटर्न है, द रिटर्न ऑफ इनकम इज अपडेटेड रिटर्न फंड इज अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A, तो उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा 140B के तहत। जहां पर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है बाय एन एसएससी, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट्स का जो मेंटेनिंग होता है, द रिटर्न ऑफ इनकम इज अकम्पेनिड बाय द फॉलोइंग। अकाउंट मेंटेन करते हो तो क्या क्या जमा करना है सर? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, अगर आपका फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ऐसे फाइनल अकाउंट सिखाया जाता है सर, क्लास 11-12 में भी सिखाया जाता है, सीए में भी सिखाया जाता है, सीए में भी सिखाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, है ना, सेम है कॉन्सेप्ट में बनता है, बट बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो थोड़ा बहुत उनका कैरेक्टर होता है जो अकाउंटेंसी में आप लोग मैम के पास सीखते हो। तो कॉपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आप एनपीओ चलाते हो तो, और एनी अदर सिमिलर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ये सब जमा करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट्स, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है जैसे कि प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब पर्सनल बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, उसका पर्सनल अकाउंट दिखाना पड़ सकता है। फर्म है, एसोसिएशन है, तो पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स, पार्टनर और मेंबर ऑफ ए फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो अगर आप, तो पार्टनर पर्सनल अकाउंट इन फर्म्स में, इन फर्म मेंबर्स पर्सनल अकाउंट इन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में पार्टनर का पर्सनल अकाउंट या फर्म का पर्सनल अकाउंट क्या है वो भी जमा करना पड़ सकता है, मतलब करना पड़ता है। वेयर द अकाउंट ऑफ द एसएससी हैव बीन ऑडिटेड, ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूँ, रिटर्न शुड बी अकम्पनीड बाय कॉपीज। अगर ऑडिटेड है तो ऑडिटेड पीएल जमा करो, ऑडिटेड बैलेंस शीट जमा करो एंड ऑडिटर्स का रिपोर्ट जमा करो, मतलब जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड मतलब वही प्रैक्टिसिंग ऑडिट कर सकता है इंडिया में, ऑडिट का पावर तो सीए के हाथ में ही है, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट को छोड़ के बाकी सब ऑडिट का पावर तो सीए के पास ही है। Where the cost accounts of an SSC have been audited under section 148 of the Companies Act, the return should be accompanied by such report. Cost audit कौन करेगा? Cost accounts कौन करेगा? Cost accountant करेगा, CMA, ठीक है, उसका भी बता रहे। Where the cost accounts of an SSC have been audited normally for the, ये किसके लिए है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए है, ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं सर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में इसके बारे में डिस्कस किए हैं। Where regular books of accounts are not maintained by the SSC, अगर SSC रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, अगर अकाउंट्स मेंटेन रेगुलरली नहीं होता है तो फिर क्या जमा करना होगा? जैसे बिजनेसमैन के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, तो उसको कितना ग्रॉस टर्नओवर और रिसिप्ट कितना होता है उनका, उसका स्टेटमेंट दो, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट का स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट का स्टेटमेंट, एक्सपेंस का स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट का स्टेटमेंट, कुछ तो करते होंगे। अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो किसी भी तरह से प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है कुछ तो हिसाब लगाते होंगे। The basis on which such amounts mentioned in one above have been computed, जो भी हिसाब से कंप्यूट किए हो, the amounts of total sundry debtor, मतलब बिजनेस के पास कितना डेटर पड़ा हुआ है, sundry debtor मतलब डेटर जिनसे पैसा मिलेगा बिजनेस, sundry creditor जिनको पैसा देना होगा बिजनेस को, स्टॉक इन ट्रेड कितना स्टॉक मेंटेन हो रहा है, कैश बैलेंस कितना है एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये सब डेटा चाहिए अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। सर कहाँ से पता करेंगे? सब पता लगाया जा सकता है सर, जो बिजनेस करता है उसको सारा चीज पता लग जाता है। However, CBDT, Central Board of Direct Tax, may by notification specify that any of the conditions specified in A to F would not apply to such class of SSC or apply with such modification as may be specified। अगर उसे लगेगा कि मैं किसी के लिए थोड़ा मॉडिफाई करूंगा या कुछ चीजें आप एग्जाम्प्ट करूंगा तो कर सकता है, ठीक है।
सर ये था बेसिकली रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। फिर कुछ बातें अभी और जानना चाहिए, जैसे कल भी मैं क्वेश्चन से करवाया, लेकिन आज फिर से एक बार बता देता हूँ। पैन का क्या केस है, 139A। आधार का क्या केस है, ठीक है, थोड़े डिटेल्स में बता देते हैं सर। क्या है ना, कल क्वेश्चन कर लिया ऐसे, बट फिर भी करने से कोई बुराई तो है नहीं। पैन, आधार, ठीक है, इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ा ही जोर का चर्चा होता है। 139A और 139AA, ठीक है। तो पैन और आधार का क्या रोल प्ले है ना। जैसे आधार के बारे में क्या बताऊं आपको, कि आज के डेट में आप ऑनलाइन में जब टैक्स पे करते हो ना, तो ऑनलाइन में ही वो ई वेरीफाई हो जाता है। तो ई वेरीफाई करने के लिए आधार से आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल का, तो आप घर बैठे बैठे इनकम टैक्स को वेरीफाई कर सकते हो और रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए ओटीपी आधार कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी का आधार के साथ अपना मोबाइल फोन लिंक्ड है तो वो बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार, ई पे टैक्स, इंस्टेंट ई पैन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। एक काम करेंगे सर, कि कुछ बातें मैं शायद आपको अभी प्रोविजंस बताते बताते नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं एक रिटर्न फाइलिंग का प्रैक्टिकल क्लास करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये सारा बात एक एक करके समझाऊंगा। बहुत जरूरी है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करेगा। करवाऊंगा सर, बिल्कुल करूँगा, तब आपको पता लगेगा कि कैसे क्या क्या चीजें चेक करना होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना डिटेल्स पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पैन कहाँ चला गया भाई, पैन कहाँ चला गया। सबके पास पैन कार्ड है, आज पैन कार्ड का इस्तेमाल देखोगे। क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को लेके इतना माथा व्यथा करता है हम सबका। अच्छा प्लीज टेल मी सर, आप सबको समझ में आ रहा है ना सर, बोलो। काफी देर तक रिप्लाई नहीं दिया आप लोगों ने। सर हाँ सर बोलो, हाँ बोला कि ना बोला। हाँ सर ना না স্যার, এই বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না एकदम। एकदम। हाँ सर। हाँ सर। 139A पैन के बारे में बात करता है, सेक्शन याद रखिएगा, जरूरी है, बहुत गाइडेंस सेक्शन। 139A सबसेक्शन 1 requires the following person mentioned in column 2A who have not been allotted a permanent account number to apply to the assessing officer within the time specified in column 3 for the allotment of time। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप असेसिंग ऑफिसर के अप्लाई करो, और कितने टाइम के अंदर आपको पैन हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो मुश्किल हो सकता है। क्या मुश्किल हो जाएगा सर? सर अगर आपका टोटल इनकम, if is total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the act during any previous year exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax। अगर आप इनकम टैक्स में चार्ज नहीं होता है, every person if his total income or the total income of any other person in respect of which is assessable under the act during any previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो आपके लिए जो टाइम पीरियड है पैन अलॉट करने का, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन क्या है, ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच इनकम इज एसेसेबल। मतलब जब आप इनकम टैक्स में एसेसेबल हो जाते हैं, अगर आपका इनकम टैक्स एसेसेबल के अंदर आ जाता है, ठीक है, भले ही इनकम टैक्स चार्ज हो ना हो, ठीक है, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, उसके ऊपर जब भी आपका इनकम जाएगा, ठीक है, ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच इनकम इज। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपका इनकम एसेस हो रहा है 23-24 में, जिस असेसमेंट ईयर में आपका इनकम एसेस हो रहा है, बिकॉज आपका इनकम मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर चला गया, लाइक 2.5 लाख के ऊपर चला गया, ठीक है, असेसमेंट में तब आ जाओगे 31 मई ऑफ दैट असेसमेंट ईयर के अंदर आप अप्लाई कर लीजिए।
एप्लीकेशन डाल दो पैन के लिए, ये रूल 114 में भी बोला हुआ है, एप्लीकेशन डाल दो, ठीक है, 31 मई के अंदर। सर और बताओ, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इनका टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स आर और इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस का टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर, प्रोफेशन का टोटल रिसीप्ट्स 5 लाख क्रॉस करेगा किसी प्रीवियस ईयर, मतलब अगर आप 23-24 में असेस कर रहे हैं तो 22-23 में अगर आपको लग रहा था कि 5 लाख क्रॉस करेगा, तो क्या करना चाहिए? 22-23 खत्म होने से पहले कर दो भाई, मतलब 31 मार्च 2023 से पहले पैन के लिए एप्लीकेशन डाल दो, क्योंकि आपका ग्रॉस सेल्स, टोटल सेल्स, टर्नओवर, रिसीप्ट्स 5 लाख क्रॉस कर रहे हैं, करने वाले हैं, लाइकली टू एक्सीड। तो अपने आप को रोको मत, ठीक है। तो सर लोगों को पता कैसे चलेगा? एक कॉमन क्वेश्चन कि मेरा इनकम 5 लाख क्रॉस करेगा, अरे बिल्कुल पता लग जाता है सर। जो बिजनेस करता है, जो प्रोफेशन संभालते हैं, क्या उनको पता नहीं लगेगा? हाँ, मेरे पेड़ में कितना फल आएगा मुझे नहीं पता लगेगा तो किसको पता लगेगा? क्या बोलते हो? हाँ, আমার গাছে কটা আম হবে আমি জানবো না তো কে জানবে। तो इनकम टैक्स बहुत सिंपल कहते हैं सर कि आप पता लगने से पहले ही कर दो। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आप बता दो, पैन के लिए एप्लीकेशन डाल दो। तो एज एन एडवाइजर ऑफ इनकम टैक्स, जब आपके पास कोई आएगा कि इनकम टैक्स फाइल करना है कि नहीं, तो आप उसका इनकम एसेस कर लो। सर कैसे करोगे? अगर कोई एकदम स्क्रैच लेवल में है, उसका कोई प्रॉपर खाता नहीं है, उसको आएगा, सब आएगा आपके पास, चार्टर्ड के पास, सीएमए के पास, सीएस के पास, सब आएगा अपना इनकम टैक्स का हिसाब लेके, मतलब अपना इनकम टैक्स जमा करने के लिए। क्यों आएगा बोले तो? बिकॉज अगर उसको बिजनेस को बड़ा करना है ना, एक चीज समझो आप, इफ एनी पर्सन वांट्स टू इंक्रीज देयर बिजनेस, दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स लोन, नीड्स वर्किंग कैपिटल, या तो किसी किसी बैंक से लेगा या तो किसी एनबीएफसी से लेगा। तो जब भी वो लोन के लिए जाएगा ना, उसको पैसा का जरूरत है, लोन के लिए जाएगा, तो उसको बोलेगा भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लेके आओ, और वो बोलेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे भाई आपका इनकम का डेटा लेके आओ, क्या कमाते हो, कुछ तो होगा हिसाब, सब डेटा लेके आओ, अगर नहीं है तो हम बना देते हैं। हिसाब बनाओ, हिसाब बना के उसका इनकम को एसेस करो, पैन नहीं है तो पैन के लिए एप्लीकेशन डालो। बहुत काम होता है, काम खत्म नहीं है। न्यू कस्टमर ऐसे बनाया जाता है, क्लाइंट ऐसे बनाया जाता है। सर क्या बोलते हैं? सर क्लाइंट बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन एन इंडिविजुअल which enters into a financial transactions of an amount aggregating 2.5 lakh or more in a financial year. Every person being a resident other than an individual जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा है, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एनी, ठीक है, 2,50,000 और मोर अगर उनका एग्रीगेटिंग अमाउंट हो जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस ईयर में, उनके लिए भी ऑनर बिफोर 31 मई ऑफ द इमीडिएट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 22-23 का बात है, तो 23-24, 31 मई के अंदर आपको पैन के लिए एप्लीकेशन डाल देना चाहिए। एवरी पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिस बियरर और एनी पर्सन रेफर टू इन 1 to 3 में जो बोले, और एनी पर्सन कॉम्पिटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, उनके लिए भी 31 में ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द पर्सन रेफर्ड enters into financial transactions received at daily। तो सिंपल बात है सर, 31st May is the key date here पैन एप्लीकेशन डालने की। Further, every person who has not been allotted a PAN and intends to enter into such transaction as prescribed by this entity also required to apply for PAN to the assessing officer. Central government is empowered to specify by notification in the official gazette। ऑफिशियल गेजेट क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ मैगजीन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, निकालते हैं, ठीक जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह अपना मैगजीन निकालते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल गेजेट होता है। कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी अमेंडमेंट पास होता है, गेजेट में आता है।
Central government is empowered to specify by notification in the official gazette any class or classes of persons by whom tax is payable under the act, or any tax or duty is payable under any other law for the time being in force. Such persons are required to apply within such time as may be mentioned in the notification to the assessing officer for the allotment of tax. For the purpose of collecting any information which may be useful for relevant of the purpose of the act, CG may notify, CG means central government, any class or classes of persons, and such persons shall within the prescribed time to the assessing officer for allotment. मतलब ऐसा अलग अलग सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलॉट करता है, पैन के लिए बोल देगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पैन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें। पैन कॉम्प्राइजेस 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। पैन कार्ड जो भी आपके पास है, ठीक है, अब उसमें देखना, उसमें 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे। आप लोग सभी कोई पैन देखे हो, मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, ऐसा ही देखने में होता है ना पैन कार्ड इंडिया में। ये आपका पैन कार्ड नंबर है, देखो जैसे कि ABCD 1 2 3 4 A, देख रहे हैं ना सर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिया हुआ एक सैंपल पैन कार्ड है, ABCD 1 2 3 4 A। अब ये जो ABCD 1 2 3 4 A, ये कितना डिजिट का है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5:4:1 5:4:, वेरी गुड सर। क्या क्या है बोल? 5:4:1, পাঁচটা ডিজিট, चारटे চারটে নাম্বার আর লাস্টে একটা ডিজিট। last time. Very good sir. 5:4:1. Very good sir. Yes. तो ये जो 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी in all documents pertaining to the following prescribed transactions. In all returns to or correspondence with any income tax authority, in all challans for payment of any sum due under the act, in all documents pertaining to such transaction entered into by him, as may be prescribed by CBDT, in the interest of revenue in this connection, CBDT ने कुछ नोटिफिकेशन दिया कि कब कब आपको पैन देना जरूरी है। 114B में बोला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, और उसमें पैन का जरूरत क्या है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और उसमें पैन का जरूरत, जहां पर पैन एक डॉक्यूमेंट्स की तरह, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज होता है। सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल as defined in Motor Vehicle Act 1988, which require registrations by a registering authority under that act, other than two-wheeled vehicles, all such transactions, हर ट्रांजैक्शंस में आपको पैन कोड करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस। ये सारे ट्रांजैक्शंस में आपको पैन का जरूरत है। एक बार आप गो थ्रू करके रखिएगा सर। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन इन टाइम डिपॉजिट रेफर टू एट, जैसे कुछ टाइम डिपॉजिट है, मतलब कुछ FD है, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी जरूरत नहीं है विद बैंकिंग कंपनी। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पैन मे बी नॉट नेसेसरी, बट उसको छोड़ के जो भी मिलेगा आपको हर जगह में पैन जरूरी है, ठीक है। हर जगह में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पैन जरूरी है। आप एक बार गो थ्रू करके रख सकते हो सर, ठीक है, बहुत ही जरूरी। चलो एक बार मैं बोल देता हूँ चलो सर। आप लोगों को मैं अगर छोड़ दूं ना, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, सारा चीज मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। कहाँ पढ़ते हो आप लोग? खुद से कितना लोग पढ़ता है मुझे तो रेशियो करके पता नहीं लगेगा। थोड़ा सेल्फ स्टडी में भी समय देना चाहिए, ये बात मैं समझा नहीं पाता सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, opening an account other than time deposit referred at serial number 12 and a basic savings bank account with a banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulation Act 1949 applies, including any bank or banking institutions referred to in section 51 of that act. तो ये कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के कोई भी अकाउंट ओपन कर लो, all such transactions आपको चाहिए। Making an application to any banking company or a cooperative bank to which the Banking Regulations Act 1949 applies, including any bank, banking institutions referred to in section 51, or to any other company or institution for issue of credit or debit card, ठीक है, पैन चाहिए। ओपनिंग ऑफ ए डीमैट अकाउंट, डीमैट बोलते ही स्टॉक मार्केट वाले का एकदम
मजा आ गया होगा। इवन डीमैट अकाउंट के थ्रू से भी इनकम टैक्स वेरीफाई होता है सर। डीमैट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, अगर किसी का नहीं है तो डीमैट ओपन कर लो। सर क्यों करेंगे, जब तक स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं करने डीमैट ओपन करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखते हो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सीखते हो, फिर डीमैट अकाउंट ओपन करो, ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, है ना। डेली सुबह हर दिन मैं वही सिखाता रहता हूँ। पहला क्लास स्टॉक मार्केट का ही चलता है, जैसे आजकल ट्रेडिंग के ऊपर चल रहा है। तो जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं फिर डीमैट अकाउंट के बारे में मेरे को पूछ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप डीमैट बना लो। ठीक है, आप लोगों के पास अगर है तो बहुत अच्छा। तो ओपनिंग ऑफ ए डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज और एनी अदर पर्सन, ये सेबी के अंडर में होता है। सेबी एक्ट 1992, तब भी पैन का जरूरत है। सर ये सब तो हो गया एक नॉर्मल, मतलब सर्टेन एरिया। इसके अलावा बिल वगैरह जमा करने के टाइम पेमेंट टू ए होटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम। अगर आप 50,000 के ऊपर का कैश जमा करते हो, पैन दिखाओ। ठीक है, पैन के थ्रू से जमा होगा, कौन किया, किसका पैन नंबर है। पेमेंट इन कनेक्शन विथ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम। अगेन अगर कैश में करते हो 50,000 के ऊपर का है, पैन दिखाओ। पेमेंट टू ए म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट्स। म्यूचुअल फंड परचेज कैसे होता है सर? म्यूचुअल फंड का क्लास में मैं एक सेकेंड देखा। जैसे ये एक म्यूचुअल फंड है, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ, लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स, ठीक है, ये देखो किस तरह से इसका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स है, कितना पैसा इनके पास जमा है, एसेट है देखो 30,000 करोड़ का है। ठीक है, इतना फंड मैनेज हो रहा है, अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है, लास्ट 4-5 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। तो कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, यूनिट खरीदना पड़ता है। शेयर मार्केट में बोलते हैं शेयर, म्यूचुअल फंड में बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं सर म्यूचुअल फंड में? यूनिट्स। ठीक है, ये देखो अगर किसी ने, ये जो फंड के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है स्टार्टिंग में, जैसे आजकल तो सर SIP के थ्रू से आप पर मंथ भी 1,000 टका, 500 टका, इवन 100 रुपीज का भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बन रहा। मतलब मैं किसी किसी केस में देखा। सो चलो उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे म्यूचुअल फंड में, बस इतना कहना चाहूंगा जैसे ये सब स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न मिला है। अगर किसी ने लास्ट 1 साल से किसी ने अगर 1,20,000 मतलब 10,000 पर मंथ खर्चा किया है, तो कितना रिटर्न मिला उसको सर? 3.87%। लेकिन अगर किसी ने लास्ट 3 साल का देखो तो 17%, लास्ट 5 साल में देखो 17.64% रिटर्न गैदर किया है। देख पा रहे हो सर? तो ठीक है, समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो और अच्छा। क्यों और अच्छा क्यों? क्योंकि तब सीखने का इच्छा होगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको सीखने का इच्छा होगा, और जो समझ में आ रहा है उसमें मौज करो। पार्टी पार्टी यूं ही चलेगी। अच्छा, म्यूचुअल फंड परचेस यूनिट्स में होते हैं, ठीक है, शेयर की तरह। यहाँ पर भी 50 के ऊपर है तो पैन दिखाओ। अच्छा, पेमेंट टू ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर्स, इसके ऊपर भी मैंने कंपनी लॉ में बहुत बार दिखाया है कि कैसे डिबेंचर बाई कर सकते हैं। चलिए, इंडिया बुल्स का डिबेंचर बहुत पॉपुलर चल रहा है, मार्केट में आ रहा है सर, अलग अलग ट्रांस में आ रहा है सर, ब्रांचेस में। डिबेंचर खरीदो, सरकार का बॉन्ड खरीदो, कंपनी का बॉन्ड परचेस करो। कैसे खरीदेंगे सर बॉन्ड परचेस? सर ये सब बहुत अलग बात हो जाएगा, लेकिन आपको इतना मैं बता सकता हूँ 50,000 के ऊपर का जाएगा तो पैन कोड करना पड़ेगा। पेमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड इशूड बाई इट। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड, RBI का एक साइट बना, तो लिखा RBI, साइट का नाम भूल गया मैं, RBI का आई थिंक RBI रिटेल डायरेक्ट, ऐसा ही कुछ नाम है। यस सर, दिस इज द अकाउंट ओपन कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा है। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट थोड़ा नॉलेज लेने से अच्छा है। क्योंकि एक बार सीख जाओगे ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो फिर अब मजा आ जाता है। उसके बाद आप चूज कर सकते हो दिमाग में
घुस जाएगा। लेकिन आपको फिर भी मैं बोलूंगा आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये शेयर नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है। RBI अकाउंट ओपन करो, फिर आप यहाँ से जाके गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, NSDOM सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हो, RBI जो बॉन्ड इशू करेगा उस पर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं सर, क्या क्या है सर। सर दुनिया में आए हो तो जान लो, कितना जानोगे, थोड़ा सा डिबेंचर और बॉन्ड इशूड बाई 50,000, हर चीज में 50,000। अच्छा, पेमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड इशूड बाई 50,000। अच्छा, ये तो हो गया अमाउंट, मोड कुछ भी हो देना है। अच्छा, डिपॉजिट भी बैंकिंग कंपनी वगैरह में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो 50,000 के ऊपर पैन कोड करना है। परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट जानते हो? बैंक ड्राफ्ट इज लाइक अ मनी ऑर्डर, चेक की तरह है। मतलब कैसा है कि अगर आप जैसे हम लोग के टाइम में इंस्टीट्यूट में हम लोग पेमेंट करते थे, तो हम लोग बैंक ड्राफ्ट करके जब, बैंक ड्राफ्ट क्या है, आप राह चलते किसी भी बैंक में चले जाओ, उसको जाके बोलो मुझे ड्राफ्ट करना है, इसका नाम बता देगा, सपोज ICI के नाम पे करना है, या ICSI के नाम पे करना है, या ICMI के नाम पे करना है, जिसके भी नाम पे ड्राफ्ट काटना है। बैंक पे जाके बोलो कि हम 50,000 के ऊपर का है, तो फिर वो पैन कोड करने बोलेगा, उसके नीचे का है तो कुछ नहीं बोलेगा, आप पैसा जमा करोगे, एक चेक काट के दे देगा, और उस चेक को जाके आप इंस्टीट्यूट को दे दो, इन द फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी आप। तो ये इसका भी 50,000 के ऊपर जाएगा तो पैन कोड करना है। आजकल ड्राफ्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है, बट कहीं कहीं अभी भी चलता है। FDs वगैरह में भी अगर 50,000 के ऊपर का अमाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट्स, कहाँ करोगे? बैंक में करोगे, कोऑपरेटिव में करोगे, जो BR एक्ट के तहत है। हाँ, कोई भी बैंक नहीं जो बैंकिंग रेगुलेशंस में आता है, ये बात का ध्यान रखिए। बैंक माने कोई भी नहीं बैंक है। अच्छा, और क्या? पोस्ट ऑफिस में करोगे, और कहाँ? निधि में करोगे, निधि, निधि जानते हो? कंपनी लॉ का क्लास किए हो ना आप लोग? कंपनी लॉ बेसिक्स में मैंने निधि के बारे में बहुत बात की। निधि कौन है सर? सर एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ इसका मेंबर बनता है, वो यहाँ पर पैसा जमा करता है, जैसे लोन भी ले सकता है पर मेंबरशिप लेके। एक फाइन, ये NBFC है, निधि इज NBFC। पूरा निधि का लिस्ट मिल जाएगा आपको। निधि कोऑपरेटिव बैंक नहीं, निधि, निधि कंपनीज का पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा? आपका MCA के साइड में मिल जाएगा। तो निधि बेसिकली एक NBFC है, जहाँ मेंबर बन के आप वहाँ पर डिपॉजिट भी कर सकते हो और वहाँ से लोन वगैरह भी ले सकते हो। इसके केस में भी आप जब FD वगैरह होता है, निधि में भी FD होता है। NBFC है, साउथ इंडिया में बहुत चलता है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, जहाँ भी आप टाइम डिपॉजिट करोगे, अगर अमाउंट 50,000 के ऊपर है और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, पॉइंट टू नोट है ना। FD का अमाउंट अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज्यादा है, और नॉर्मल अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है, एग्रीगेट में अगर 5 लाख से ज्यादा है, तो पैन कोड जरूरी है। और कहाँ सर? सर हर जगह में है, और कहाँ कहाँ बोले। पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड इन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, बैंकर्स चेक के थ्रू से भी अगर करोगे 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। पेमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कल क्वेश्चन करवाया, 50,000 के ऊपर का LIC इंश्योरेंस पेमेंट कर प्रीमियम भरोगे, पैन। लेकिन हाँ, 50 की थोड़ा सा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स as defined in section 2 subsection H of the Security Contract Act 1956। सर ये क्या है? सर शेयर छोड़ के, लाइक कोई डिवेंचर है, कोई बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह का कोई भी सिक्योरिटीज है, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अगर इसके ऊपर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, 1 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन है पर ट्रांजेक्शन, तो हर बार कोट है। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जैसे कि गणेश आटा मैदा, कोलकाता का बड़ा फेमस कंपनी है सर। सर इतना कंपनी है, अब गणेश का ही नाम क्यों लिए? सर गणेश जैसा कंपनी, बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आप समझ रहे हो बात मेरा? गणेश आटा,
ठीक है। ये गणेश आटा मैदा कोलकाता में बड़ा चलता है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, नॉट जस्ट इन कोलकाता में, वेस्ट बंगाल का बड़ा ही अच्छा ब्रांड है गणेश आटा मैदा। लेकिन सर ये बहुत इनकम करता है, इसका अर्निंग अमाउंट भी बहुत हाई है। सर तो क्या हुआ? सर कुछ नहीं, ऐसे कंपनी का शेयर अगर आपको मिल जाए तो फिर इसको डायरेक्टली शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, प्राइवेट इक्विटी के तौर पे या ये सब जगह में इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट इक्विटी के तौर पे होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू से हो सकता है। तो क्या कह रहा है, सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ एनी शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एनएसई में लिस्टेड नहीं है। अगर 1 लाख से ऊपर का है तो भी पैन कोड करना है। इसके ऊपर भी कल एक क्वेश्चन, सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर 10 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी है, इमूवेबल ना, अगर 10 लाख का ऊपर का है और वैल्यूड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, 10 लाख के ऊपर और वैल्यूड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 50C एट एन अमाउंट ऑफ 10 लाख। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अगर 10 लाख के ऊपर का है तो भी पैन कोड करना है। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर अदर देन दोज स्पेसिफाइड 2 लाख के ऊपर अमाउंट ट्रांजैक्शंस पर टन पार्टी। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन और गुड्स और सर्विस, अगर कोई गुड सर्विस का लेन देन कर रहा है और 2 लाख के ऊपर का वैल्यूएशन है तो भी पैन का कोडिंग जरूरी है। सर लंबा लिस्ट है, हाँ लंबा है सर। एग्जाम में सर इस 18 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, तो क्या बोलते हो, सारा पॉइंट पढ़ना चाहिए ना? पढ़ा दिए, थोड़ा खुद से भी रिवाइज करिएगा सर, मेरे पढ़ाने के बाद आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा इसको, तो क्या होगा, काम आएगा। अच्छा, माइनर टू पुट पैन और पेरेंट और गार्डियन, अरे पर्सन एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शंस रेफर्ड टू इन दिस रूल इज अ माइनर, अगर वो 18 से नीचे है, -18 का है, and who does not have any income chargeable to income tax, he shall quote the PAN of his father or mother or guardian, as the case may be, in the document pertaining to the said transactions. Declaration of by a person not having PAN. Further, any person who does not have a PAN and who enters into any transactions specified in this rule shall make a declaration in form number 16, giving therein a particulars of such transaction either in a paper form or electronic under electronic verification code in accordance with the procedures, data structures or standard specified in Principal Director General of Income Tax, Director General of Income Tax के हिसाब से फॉर्म नंबर 60 में उसको एक्सप्लेनेशन देना होगा, पर्टिकुलर बताना होगा, अगर उनके पास पैन नहीं है तो। ठीक है, अगर पैन नहीं है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 114B। सर हम लोग 114B में क्या पढ़ लिए बोलो? ये जो हम लोग इतना देर से पैन कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ सर, 139A के तहत पैन क्या है ये बताया गया, फिर 114B के तहत पैन कोडिंग के बारे में बताया गया, है ना? एक सेकेंड, 114B अभी अभी बता रहा था आपको, कहाँ चला गया 114B? अच्छा, बेसिकली इतना जान लो कि द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, पैन का जो रूल्स है, नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ काउंसिलर ऑफिसर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, नॉन रेसिडेंट के केस में इन सेक्शन 2030, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ पर एक लंबा लिस्ट है, टेबल दिया हुआ है, मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार कवर कर लेना, ठीक है, कि कब कब जरूरत नहीं है, कब कब जरूरत। बाकी पैन कोडिंग के बारे में मेन पॉइंट मैं आपको बताया, आपको बस इतना सा रिकमेंडेशन है सर कि प्लीज एक बार आप जरूर पैन के बारे में गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, आधार नंबर क्या है? आधार नंबर के बारे में कुछ बात है, कोडिंग ऑफ आधार। अच्छा, आधार होता क्या है? आधार होता क्या है? एन आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय एन इंडिविजुअल बाय एन अथॉरिटी on receipt of demographic information and biometric information. After verifying the information by the authority, it includes any alternative virtual identity generated by the authority in the prescribed manner. तो ऑथेंटिकेट भी करना पड़ता है, द प्रोसेस बाय व्हिच द पैन और आधार नंबर अलॉन्ग विद द डेमोग्राफिक इन्फो और बायोमेट्रिक इन्फो ऑफ एन इंडिविजुअल इज सबमिटेड बाय टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी और सच अदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और एजेंसी फॉर इट्स वेरिफिकेशन, एंड सच अथॉरिटी और एजेंसी वेरीफाइज द करेक्टनेस or the lack thereof on the basis of the information available with it.
तो ऑथेंटिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। आधार नंबर क्या है? ये बेसिकली हम लोगों का बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो सरकार के पास। कोटिंग ऑफ आधार नंबर कहाँ बोला है? 139AA में। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार, एवरी पर्सन इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली कोटिंग आधार। जिनके पास आधार है वो आधार बोलेगा। इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैन नंबर, पैन के एप्लीकेशन में भी देना है और रिटर्न ऑफ इनकम में भी देना है। जब पैन का एप्लीकेशन करोगे तब भी आधार का जरूरत है, क्योंकि ये आपका डेमोग्राफिक पहचान है, ये आपका बायोमेट्रिक पहचान है, ठीक है। और जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तब भी पैन आधार जरूरी है। इसके बारे में नोटिफिकेशन आया था कोटिंग ऑफ आधार के बारे में। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी, ये सब आधार के रिलेटेड बोला है सर। इफ ए पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर ही इज रिक्वायर्ड टू कोट एनरोलमेंट आईडी। अगर आधार नंबर नहीं मिला तो एनरोलमेंट आईडी से भी काम हो सकता है, जो आपके आधार कार्ड में लिखा रहता है। of other application form issued to him at the time of enrollment in the application form or allotment of permanent account number or in the return of income furnished by him। जब तक आधार नंबर नहीं मिलेगा एनरोलमेंट आईडी से काम हो सकता है। एनरोलमेंट आईडी क्या होता है? 28 डिजिट का एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड टू ए रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। Every person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to prescribe authority on or 31st March 2000। ठीक है, इंटीमेशन टू आधार नंबर टू प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, ये भी है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम आधार नंबर कोट करने में फेल हो जाए तो क्या हो, ये जरूरी बात है। इफ ए पर्सन fails to intimate the Aadhaar number, the permanent account number allotted to such person shall be made inoperative। मतलब अगर आप आधार नंबर पुट नहीं करते, इंटीमेट नहीं करते, तो आपका जो पैन अलॉट होगा वो इनऑपरेटिव हो जाएगा आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर। एक रूल आता है सर 114 स्पेसिफाई द मैनर ऑफ मेकिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव, ठीक है, इसके तहत होगा। ठीक है, इफ ए पर्सन हैज बीन अलॉटेड पैन on 1st July 2017 and required to intimate his Aadhaar number under section 139AA2 has failed to intimate the same on or before कितने दिन के अंदर कर लेना चाहिए? 31 जुलाई 2017 ना, 31 मार्च 2022 के अंदर आपको आधार के बारे में इंटीमेट कर देना चाहिए, जो रिसेंटली खत्म हुआ। सॉरी नहीं है तो 23 हुआ, लास्ट ईयर था। The PAN of such person would become inoperative immediately after the said date for the purpose of financing, intimating or quoting Aadhaar in the Income Tax Act। ठीक है, तो आधार जमा ना करने से क्या क्या हो सकता है, इसका पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्लीज एक बार आप आधार का ना देने का क्या इफेक्ट है, प्लीज एक बार कवर कर लीजिए, ठीक है। कुछ फी भी जमा करना होता है 234 एज के तहत। ये फी क्या है? अगर आपको आधार इंटीमेट करना है अंडर सेक्शन 139AA2 fails to do so on or before the notified date, that is 31st March 2022, he would be liable to pay such fee as may be prescribed at the time of making intimation। Such fee shall not be exceed 1000। 1000 टका से ज्यादा नहीं है, इतना सा छोटा सा मतलब सजा दिया है, ज्यादा बड़ा सजा नहीं दिया, हल्का फुल्का सजा है। बाकी सभी चीजें हो गया सर। आप लोगों को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार पूरा रिटर्न ऑफ इनकम को पूरा फॉलो गो थ्रू करिए। अगर किसी पॉइंट में कोई भी डाउट आता है आप जरूर मुझे बोलिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर तो मैं कल ही डिस्कस कर लिया था। अच्छा एक चीज यहाँ से, अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो सर। यस सर। Yes, sir. आधार 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 सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, ये थोड़ा बताना मैं भूल गया, बता देते हैं साहब। तो सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A ये बेसिकली टैक्स पेएबल इक्वल्स टू क्या होता है? टैक्स ऑन टोटल इनकम, वहां से एडवांस टैक्स पेड, टीडीएस टीसीएस, रिलीफ अगर कुछ है, टैक्स क्रेडिट अगर 115 जेडी के तहत कुछ क्रेडिट सेट ऑफ होके हुआ है, टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 191 सेक्शन 2 के तहत अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे हुआ है तो उसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। रिटर्न टू बी अकम्पनीड बाय प्रूफ ऑफ पेमेंट, टैक्स पेबल प्लस इंटरेस्ट अगर कुछ है 234A 234B 234C सिखाया था ना, ये सब हम लोग टीडीएस टीसीएस में भी सीख के आए। और 234F के तहत भी अगर आपको कोई फी जमा करना पड़ रहा है वो भी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड, फी, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, सेल्फ असेस करके आप खुद भी जमा कर सकते हो 140A के तहत। ठीक है, अगर आपसे गलती हुआ है
तो फी इंटरेस्ट जमा करना, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल सिर्फ टैक्स पेबल जमा करना, और क्या। तो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, मैंडेटरी कोटिंग ऑफ पैन अंडर सेक्शन 139A इन ऑल रिटर्न्स टू एंड कोरेस्पॉन्डेंस इन विद इनकम टैक्स अथॉरिटी। अगर कोई भी रिटर्न है पैन कोड करना जरूरी है। ऑल चलान्स फॉर द पेमेंट ऑफ सम ड्यू अंडर दिस एक्ट जरूरी है। ऑल डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन सेंटर होता है सिबिलिटी के तहत इंटरेस्ट रेवेन्यू का मैटर है, वहां पर भी पैन जरूरी है। कोटिंग ऑफ आधार कहाँ जरूरी है, 139AA कहता है टू बी कोटेड ऑन और आफ्टर 1/7/2017 इन द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड रिटर्न ऑफ इनकम के लिए आधार कोड करना जरूरी है। अगर आधार नंबर नहीं मिलता है एनरोलमेंट आईडी से काम चल जाएगा। और आधार नंबर टू बी इंटीमेटेड टू प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी 31 मार्च 2022 के अंदर आधार नंबर इंटीमेट हो जाना चाहिए अथॉरिटी के पास। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है आपको मैंने अभी बताया। ठीक है सर, इतना काफी है, इतना काफी है। एक बार कंप्लीट गो थ्रू करिएगा, क्वेश्चन आंसर को एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट रहे तो मुझे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं कंप्लीटली करवाऊंगा आपको, रिटर्न ऑफ इनकम का एक प्रैक्टिकल क्लास कराने। तो आपके मन में ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेके जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या मतलब क्या बोलेंगे थोड़ा क्लैरिटी लैग है, वो क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे तो वो हम लोग का मतलब दिस पर्टिकुलर पढ़ाई का पार्ट तो नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि रिटर्न ऑफ फाइलिंग एग्जाम में पूछेगा नहीं सर। ठीक है, वो एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग फॉर्म में काम करने के टाइम पे या प्रैक्टिसिंग के टाइम पे जरूरत होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं एक बार बताने का कोशिश पूरा करूंगा आपको, ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ जाए। ठीक है, इनकम टैक्स करने के लिए क्या क्या जरूरी है, एकदम क्लियर कट आइडिया। ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है। हेलो, हाँ सर। ओके सर, बाय सर, बाय बाय सर। सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, Bye, sir. बाय सर, Bye, sir. ओके। सर सर आज आना कितना बजे? आज ऑफलाइन तो नहीं देगा, तो बोला ऑनलाइन में देगा, घर पे देखा बोला तो। ऐसे मतलब कॉपी जमा करना है ना, और कॉपी जो एक लेना है कि देना है? तो अच्छा हो गया, तो एग्जाम कंप्लीट कर लिया। उसका क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला। क्वेश्चन पेपर नहीं मिला? नो सर। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन पेपर मैम तेरे को भेजेगा तब ना तो देगा। कितने बजे दे दे मैम तेरे को, 2:30 बजे दे दे? सर दे देगी, मतलब उसके बाद में फिर वही 3 घंटा लिखने में लगेगा, फिर आके देना है। तो फिर तो कल जा रहा है ना? यस सर। कल शाम को? यस सर। तो एक काम करते हो, तो फिर आज मैम के क्लास के बाद तो एग्जाम दे दे शाम को। यस सर। तो फिर और कल सुबह आके दे के जा, यस सर। है ना? यस सर। सर बिमल के साथ आए? विमल के साथ? विमल कितने बजे आएगा? वही 3 बजे करीब में। ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है सर, आते। बाय सर। ठीक है।